जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने आपको बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में 3 लेक्चर में हमने जिसमें 2 लेक्चर में हमने आवेश के बारे में, कूलाम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे लेक्चर में हमने कूलाम के नियम पे क्वेश्चन देखे थे। आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हमारा वेक्टर का क्या लेंगे, कूलाम का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, कूलाम का सदिश रूप देखेंगे। और हमारा इससे पहले जो लेक्चर में हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताए थे, उससे एक टॉपिक रिलेट करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको देखेंगे। उसके बाद इसकी डायमेंशन क्या होती है, बीमा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि है, इन सारे टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वेक्टर का सदिश रूप देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पीछे का कुछ फार्मूला याद होना चाहिए, जिससे कि आप रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि फार्मूला जितने भी क्लास चलते रहेंगे वो फार्मूला एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पुराना जो आपका डायमेंशन का जो कूलाम का फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं। F बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ये आपका क्या होता है, जो आपका जब वेक्टर फॉर्म में चलता है साधारण रूप है, लेकिन आपको पता होगा बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। जब बल सदिश राशि है तो क्या हो, कूलाम का भी सदिश वेक्टर बनाना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सदिश वेक्टर का हम सदिश फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ देखते हैं। मान लेते हैं क्या है, आपका 2 आवेश है, एक आवेश यहाँ पे है Q1 है, एक आवेश यहाँ पे है Q2 है। क्या है, आवेश Q2 है। दोनों मान लेते हैं प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता होगा, जैसे ही आपको पॉजिटिव चार्ज पता चल गया, अब जानते हैं दोनों आवेश कैसे हैं, समान है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। दोनों एक दूसरे को पास तो आएंगे नहीं, हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब प्रतिकर्षण करेंगे। तो एक Q1 क्या लगाएगा, इस पर एक बल लगाएगा। मान लेते हैं F2 पर बल लगा रहा है, F2 पर बल लगा रहा है कौन, Q1 1। इस तरफ भी एक बल लगाएगा। मान लेते हैं इस पे बल लग रहा है, Q2 बल लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है, मतलब F1 बल लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है। अब देखिएगा, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, उसके बाद इनके बीच की दूरी पे हम आते हैं, बात करते हैं कि F1 F2 किस तरह से लिखा जाता है। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, F21 लिखा गया है, इसका मतलब है कि Q2 लिया गया है, तो मतलब F2 लिया गया है। F2 पे बल कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर लैंग्वेज रूप में लिखना चाहें तो Q2 पर बल लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बल लगा रहा है, कौन लगा रहा है, Q1। और इसी का शॉर्ट फॉर्म हम जब लिखते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। ये F2 पे कौन बल लगा रहा है, 1 लगा रहा है, 1 का मतलब Q1 लगा रहा है। इसी पर F1 पे कौन बल लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो इसी पे कहीं कहीं बुक पे लिखा है F1 ऑन 2 या F2 ऑन 1, इस तरह से लिखा रहता है। तो इसका मतलब यही बेसिकली है कि 2 पे कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, 1 पे कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो इसको समझिएगा बेसिकली, ठीक ना, क्योंकि इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। अब देखिएगा, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी जो हम मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं R। कितना मान लेते हैं, R। अब समझ में आ गया। हमने पहले 2 आवेश लिया था, दोनों प्लस आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो Q1 बल लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, F2 पे लगा रहा है। और Q2 बल लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, F1 पे लगा रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब देखते हैं, अगर इसका एकांक वेक्टर लिखना चाहेंगे तो इसकी दिशा इधर होगी। बल इधर लगा रहा है, तो बल इधर लगा रहा है, तो हम लिखेंगे R1 किसके द्वारा लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है, ये तो है। इसके लिखेंगे तो इसके लिखेंगे कैप में लिख देते हैं, एकांक वेक्टर कैप में लिखा जाता है। इसको लिखेंगे तो R कैप हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, इस तरफ देखते हैं तो 1 लगा रहा है। इसका क्या, अगर एकांक वेक्टर लिखना चाहेंगे, एकांक वेक्टर का मतलब जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो, एकांक वेक्टर बोलते हैं। देख रहे हैं इसकी दिशा क्या है, बल किस पे लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है, तो 1 के द्वारा लग रहा है, 2 पे लग रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एकांक वेक्टर 2 के द्वारा किस पे लिख रहा है, 1 पे लग रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं थोड़ा सा हम इसको मैथमेटिकल रूप, तो यहाँ पे हम तो चित्रों के द्वारा हो गए। अब थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, फार्मूले में बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से बनता है उसको देखते हैं। अगर हम लिखते हैं F, किसको लिखते हैं, पहले वाले रूप लिख देते हैं, F1 को लिखते हैं। और देख लें, अब देख लें, जब भी कभी वेक्टर फॉर्म लिखेगा हमेशा एक तीर की तरह आ जाता है। तीर का मतलब होता है कि एक इसका सदिश रूप लिखा जा रहा है। तो सदिश रूप लिखते हैं तो F12 बराबर हमारा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, 2 ही आवेश लिया गया। कैसे लिए गए, Q1 Q2 लिए गए हैं, बीच की दूरी क्या है, R स्क्वायर है। अब देखते हैं इसका फॉर्म किसका लिया जा रहा है, F12 लिया जा रहा है। तो 12 के लिए क्या लिया जाएगा, R21 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, R21
1 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? R21 लिया जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देख रहे हैं जो इधर दिशा है F2 की दिशा इधर देख रहे हैं और इसकी दिशा देख रहे हैं, दोनों किधर है। अगर एकांक वेक्टर लेंगे तो इसको लेंगे और इसको साथ में लेंगे, ठीक ना। और जब इसके देख रहे हैं इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसलिए जब F12 लिया जाता है इसका विपरीत चिन्ह 21 लिया जाता है, यहाँ पे एकांक वेक्टर के साथ लिया जाता है। तो पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण बनाते हैं, इसके लिए बनाते हैं तो F21 के लिए अगर बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा R12 कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैप हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एकांक वेक्टर को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। एकांक वेक्टर को सॉल्व करते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं किस तरह से आता है मान। एकांक वेक्टर को अगर देखते हैं यहाँ पे हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। R कैप 12 बराबर हमारा हो जाता है, R कैप 12 बराबर हमारा हो जाएगा R ऊपर हो जाएगा, इसका परिमाण क्या हो जाएगा R12 बराबर हो जाएगा R, कितना हो जाएगा R12 बराबर हो जाएगा R। ये हमारा एकांक वेक्टर का फार्मूला चलता है। इसी तरह यह अगर हम लिखना चाहें इस वाले के लिए R कैप 21 के लिए लिखना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा R कैप 21 अपॉन R। यहाँ पे कैप नहीं हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है वेक्टर फॉर्म हो जाता है। एकांक वेक्टर को इस तरह से रूप में लिखा जाता है। तो अगर पूछ लेगा कोई R21 या R12 क्या है, कैसा है, तो लिख लीजिएगा एकांक वेक्टर है। कैसा है? एकांक वेक्टर। और एकांक वेक्टर का जो फार्मूला होता है, एकांक वेक्टर का मतलब होता है जिसका परिमाण 1 हो। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। कहीं कहीं बुक में क्या करते हैं, इसको मॉड की तरह लिखा जाता है। मॉड का मतलब होता है परिमाण, कोई संख्या हो सकती है। तो इसको क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारा R12 है या R21 है उस जगह हम इसको पुट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा परिमाण आ जाता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। पहले हम समीकरण 1 में पुट करने की कोशिश करते हैं। समीकरण 1 में क्या आता है, R21 है, तो R21 मतलब ये वाला रूप लिख लेंगे। तो हमारा F12 बराबर हमारा हो जाएगा, F12 बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, अब देखिएगा यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है, तो हमारा क्या हो जाएगा R³ हो जाएगा। और हमारा हो जाएगा R वेक्टर हो जाएगा, R वेक्टर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा R वेक्टर 21 हो जाएगा। यही आपका सदिश रूप है। इसी तरह इसका सदिश रूप इसका लिखा गया, इसका सदिश रूप लिखा गया है। ये वाले का समीकरण 1 का यहाँ लिखा गया। अब इसी तरह से समीकरण 2 का भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 को लिखने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। समीकरण 2 को जब लिखेंगे F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R³ और इसका उल्टा हो जाता है R12 वेक्टर। इतना हो गया। कहने का मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। स्क्वायर नहीं रहता है, क्यूब हो जाता है। अब देखिएगा थोड़ा सा चित्रों को समझिएगा। हमने पहले 2 आवेश लिया था, दोनों आवेश क्या करेंगे, समान आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा देखिए, Q1 किस पे बल लगा रहा है, F2 की तरफ लगा रहा है, इधर ही तो बल लगा रहा है, धक्का दे रहा है। और Q2 किस पे लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है, तो इधर धक्का दे रहा है। एकांक वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो एकांक वेक्टर की दिशा इधर किधर होती है, इधर है, तो एकांक वेक्टर की दिशा इधर है। 1 के द्वारा दिशा किधर है, 2 की तरफ है, और 2 वाली की दिशा किधर है, 1 की तरफ है। तो एकांक वेक्टर क्या होता है, इसके साथ हमेशा जब भी इसको लिया जाता है इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम है। F12 की दिशा और इसकी दिशा R21 की दिशा क्या है, सेम है, तो इसके साथ एक साथ लिया जाता है। और जब इसको लिया जाता है R12 लिया जाता है तो 21 के साथ लिया जाता है, R21 लिया है तो 12 के साथ लिया जाता है। एकांक वेक्टर को हम हमेशा तोड़ लेते हैं, इस तरह के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। एकांक वेक्टर का मतलब होता है जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। तो R कैप बराबर होता है, इसको बोलते हैं कैप। R कैप बराबर होता है R वेक्टर R12 अपन R हो जाता है। इसी तरह R21 हो जाता है R21 वेक्टर अपन R हो जाता है। जहाँ जहाँ पे कैप हमारा दिखता है वहाँ पे मान रख देते हैं, हमारा हो जाता है सदिश रूप हो जाता है। इस वाले रूप को हम बोलते हैं वेक्टर का कैसा रूप है, सदिश रूप है। कौन सा रूप है, सदिश रूप। एक क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको याद रखेगा बल कैसी राशि है, F कैसी राशि, F है सदिश। जब F सदिश है तो कूलाम का भी सदिश रूप लिखा जा सकता है, इसीलिए F का क्या, कूलाम का वेक्टर फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको चिन्हों को समझना, कौन कौन सा चिन्ह कहाँ कहाँ पे है। अब आप नोट कर लीजिए पूरा प्रॉपर। अब का साधारण रूप है, ये इसका वेक्टर रूप है दोनों का, ठीक ना।
अब देखिएगा, अब इस पे क्या होगा, क्वेश्चन अगले लेक्चर में आएगा किस तरह से वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत भी अगले में लेके आएंगे, क्योंकि साथ में सब लेके आएंगे, मिसमैच हो जाएगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इतना पहले याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, पहले नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सदिश रूप लिख लीजिएगा, वेक्टर का सदिश रूप ये है हमारा, ठीक ना। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते किससे, पहले ये याद रखिए, दर्शाते हैं हम इसको हमेशा ई से है। अब ई के ऊपर वेक्टर लग गया, वेक्टर लगने का मतलब समझ रहे हैं, ये कैसी राशि हो सकती है, सदिश राशि। जिसके ऊपर भी अगर पाई का निशान लग गया वो क्या है, सदिश है। जिसके ऊपर नहीं लगा वो क्या है, अदिश है, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, बोलते हैं जब भी हम बोलते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे कोई मान लेते हैं ये चार्ज है आपका, एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज के आसपास कुछ ना कोई क्षेत्र होगा जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के पास हम कोई भी एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, मान लेते हैं एक प्लस क्यू जीरो पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। जब हम इसको चार्ज को लेके आएंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस पर कुछ ना कुछ बल आभास होगा, कुछ क्या फोर्स या कोई बल आभास होगा। जैसे क्या होते हैं, दो चुंबक को हम पास लेके आते हैं तो हमें अट्रैक्शन या रिपल्सन या आकर्षण या प्रतिकर्षण का आभास होता है। इसी तरह जब विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी चार्ज को लेके आते हैं तो चार्ज पे भी एक बल का आभास होता है, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको दर्शाते किससे, इसको ई बराबर हम दर्शाते हैं। ई बराबर क्या होता है, एफ, एक बल आभास होता है, एफ होता है, और इसको जो चार्ज हम ले रहते हैं उसके प्रोपोर्शनली होता है, कि मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई जो होता है एफ, क्यू जीरो होता है। क्यू जीरो का मतलब ये जो क्यू जीरो है ये क्या है, धन परीक्षण आवेश है, या इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज है। इसी पे हमारा क्या हुआ है, सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। अब देखिए विद्युत क्षेत्र टेस्ट चार्ज को जितने पास लेके आते हैं, अगर ये प्लस है और टेस्ट चार्ज प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर टेस्ट चार्ज माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आपको पता होगा समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से बात हो गई, समझ में आ गई। ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू जीरो हो गया, ये फार्मूला हो गया आपका। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको फार्मूले से तो है ही है, अब देखते हैं इसको देख लेते हैं कैसी राशि है। तो याद रखिएगा जो ई है ना, ये हमेशा सदिश है। कैसी है, सदिश है। अब देखिएगा इससे इम्पॉर्टेंट क्या है, इससे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद रखिएगा, इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका मात्रक, मात्रक और बीमा। क्या इम्पॉर्टेंट, मात्रक और बीमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि ये चैप्टर एक से नहीं कई चैप्टरों से रिलेट करता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कई मात्रक हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मात्रक को देखते हैं, उसके बाद इसकी बीमा को देखेंगे। मात्रक को देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। ई के अगर 3 मात्रक होते हैं, कितने मात्रक होते हैं, 3, तो हम अलग अलग करके यहाँ पे दिखा देंगे सबको। और सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद आपको मात्रक समझ में आएगा। ई का एक हमने फार्मूला आपको बताया था, अभी जस्ट बताया है, एफ अपान क्यू जीरो, ये फार्मूला बताया एक, एफ अपान क्यू जीरो बताया है। एक दूसरा इसका फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है वी अपान एक्स होता है। तीसरा कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन इसके क्या होते हैं, मात्रक निकलने लगते हैं। किस तरह से निकलते हैं उसको अभी बता दिया जाएगा, इसकी सहायता से निकलते हैं उसको, ठीक है ना। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें, इस फार्मूले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालना चाहें, तो हमें पता है बल को किस में डिनोट किया जाता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन हो गया, न्यूटन को दर्शाते हैं एन से। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया, एक मात्रक हो गया। ई बराबर एफ अपान क्यू से निकल गया न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से वी का मतलब है, यहाँ से वोल्ट है, वी का मतलब क्या है, वोल्ट, और वी का मतलब क्या है, दूरी से है। वी को दूरी से मतलब मीटर से है। तो एक मात्रक इसका ई का हो सकता है वी अपान एक्स, वोल्ट मीटर होता है। एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा वोल्ट के ऊपर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। वोल्ट बराबर हमारा जो होता है, वोल्ट बराबर होता है वी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू। वोल्ट को किससे दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं। वी बराबर क्या हो जाता है, डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है कार, और कार का मात्रक होता है जूल। क्या मात्रक होता है, कार का मात्रक होता है जूल।
कार का मात्रक जूल हो गया, और जूल हो गया, जूल हो गया, और क्या हो गया आपका जूल, और आवेश को किस में दर्शाते हैं, कूलाम में दर्शाते हैं, तो कूलाम में लिख देते हैं जूल प्रति कूलाम हो गया। अब देखिएगा अगर हम V की जगह जूल प्रति कूलाम लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि V बराबर होता है W/Q, W/Q की जगह अगर V रखें या V की जगह W/Q सेम रहेगा। और एक देखिए मीटर है, जूल प्रति कूलाम मीटर हो जाएगा, तो एक मात्रक इसका हो जाएगा। जो तीसरा मात्रक निकल के आता है तो यहाँ पर जूल को किससे दर्शाते हैं, G से दर्शाते हैं, कूलाम को किससे दर्शाते हैं, C से हो जाएगा, मीटर M हो जाएगा। तो याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कितने मात्रक निकले, 3 मात्रक निकले। सबसे पहला मात्रक लिख लो, आपके जो बुक्स में निकल रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से F/Q0 से निकला, न्यूटन प्रति कूलाम निकल रहा है। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो है, ये पूछा कम जाता है, पूछा सबसे ज़्यादा ये जाता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये, क्योंकि ये क्या है इसकी सहायता से निकल रहा है। इसके थोड़ा सा अंदर जाएंगे तब जाके आपको क्या कहते हैं, V को तोड़ा जाएगा, V को तोड़ने के बाद ये मात्रक पूछता है। तो याद रखिएगा V के जो V/x वोल्ट/मीटर है, जब आप पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, विभव जब चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में रिलेट करने को आएगा, तो वहाँ पे याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलता है, विभव के क्षेत्र में जाने पे घटता है, उस अलग बात है। तो यहाँ पे बोलता है E के एक डायमेंशन हो गया आपका N/C हो जाएगा, एक आपका V/x हो जाता है, एक आपका जूल प्रति कूलाम मीटर हो जाता है। 3 मात्रक याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़े से इसके ऊपर आते हैं, थोड़े से बीमा की बात कर लेते हैं। बीमा क्या है, बीमा किसी से निकालेंगे, बीमा हमेशा सेम निकलेगा, तो बीमा हम केवल एक से निकालने की कोशिश करेंगे, F/Q0 से निकालेंगे। तीनों नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बीमा निकालते हैं, ठीक ना। बीमा हमारे क्या कहते हैं, तो हम लिख लेते हैं, एक हमारा फार्मूला निकला है, जो पहले वाला फार्मूला निकला था, E बराबर हमारा निकला था F/Q0 निकला था। अब देखते हैं थोड़ा सा बीमा के ऊपर बात करते हैं। तो बीमा हम जब F का बीमा निकालते हैं, F बराबर हम क्या निकालते हैं, MLT-2 होता है, इतनी होती है इसकी बीमा। और हम आपको Q का मतलब होता है, Q बराबर होता है AT, इसकी डायमेंशन क्या होती है, AT। अब देख रहे हैं हमें सबकी डायमेंशन पता है, तो F की डायमेंशन पता हो जाएगी। हम क्या करते हैं, AT को ऊपर के लिए चले जाते हैं। आपको हम बार बार बताए हैं, जब नीचे की चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं, जो पावर रहता है प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, नीचे वाले को कर देते हैं। हम इसका यहाँ पे लिख लेते हैं, तो MLT-2 हो गया। और जब हम नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो देख रहे हैं दोनों क्या है, पावर प्लस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देख रहे हैं M तो इसमें नहीं है, तो इसको अलग लिखेंगे, M L देख रहे हैं नहीं है, L T देख रहे हैं 2 है, और एक यहाँ पे MLT-3 हो जाएगा, A -1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो बीमा है MLT-3 A-1। अब आप कमेंट करके बताइएगा ε0 की बीमा क्या होती है, मात्रक क्या होता है, इसको कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया है, अगर आपको नहीं पता हो जाके उस लेक्चर को देखिए, पहले या दूसरे लेक्चर में है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे उत्तर, ठीक ना। तो आज की क्लास के लिए बेसिकली इतना ही रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक ही रखते हैं। इसके बाद हमारा जो आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत आएगा। और अब देखिएगा इंपॉर्टेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कुछ और चीज़ें बता दे रहे हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है, कई पॉइंटें निकलेंगे, कई पॉइंट का मतलब होगा, अब यहाँ से आपको 3-4 पॉइंट निकलेंगे। बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिख लेंगे पॉइंट चार्ज से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखेंगे डाइपोल का मतलब होता है द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। द्विध्रुव में आपके 2 पॉइंट निकलते हैं, एक आपका निकलता है अच्छी स्थिति, एक होता है निरक्षी स्थिति। तो इन सारे फार्मूले के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आपको एक होता है बलाघूर्ण, टाउ भी बात किया जाएगा, टाउ बराबर होता है P sin थीटा। इन सारे फार्मूले के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बेसिकली अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देख रहे हैं, तीव्रता पे हमारा 3 पॉइंट को डिस्कस करना है, एक पॉइंट चार्ज, एक डाइपोल के ऊपर किस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अगर आपको पता हो समीकरण किस तरह से बनता है तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका क्या फार्मूला होता है। और हम इसके बाद वाले क्लास में इन तीनों को एक एक करके क्या ड्राइव करते रहेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।